नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान लेसन 10वां है। क्या है कि गति एवं दूरियों का मापन। कि गति क्या है, किसे कहते हैं, गति के प्रकार और दूरियों का मापन सेंटीमीटर, मीटर और किन किन पैमानों में किया जा सकता है। देखो क्या दिया है इस चैप्टर के अंतर्गत। दूसरा पार्ट कर रहे हैं अपने। पहला पार्ट अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का प्रयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लंबाई के बहुत अच्छे अच्छे पैमानों का मापन का प्रयोग किया होगा। हमें क्यों पता चला? क्योंकि उनकी जो खुदाई से प्राप्त ज्यामितीय रचनाएं हैं उनको देखने से हमें आभास हो गया इस बात का। कोहनी से उंगली के शोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। इसे बहुत टाइम पहले इसका मापन किया जाता था। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। फुट के बारे में सुना है आपने? इसका उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली वहां के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे। लोग एक गज कपड़ा फैली वहां के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग या कदमों से लंबाई मापते थे। पहले लंबाई की ये मात्रक तो होते ही नहीं थे। टाइम भी नहीं था, बहुत टाइम पहले, टाइम, ये घड़ियां भी नहीं होती थी, फ़ोन ना कुछ भी नहीं सुविधा थी। तो लोग अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए अच्छे अच्छे अपनी जीवन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बना लेते थे, जिससे ही जैसे अपने कदमों से लंबाई को माप लेते थे कि इतनी कदम ये होगी। अपनी पग से जो बांधते थे, एक गज कपड़े से अपनी बाँह से माप लेते थे कि ये कपड़ा इतना है और मेरे को इतना लगेगा। अपनी बाँह से ही कपड़े की लंबाई का, जो आजकल अपने कहते हैं ना 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, तो ये सारी बहुत पहले चीज़ें नहीं थी। अपनी लंबाई को इजी बनाने के लिए ऐसे ही टाइम का यूज़ छाया को ढलते और उड़ते हुए देखने से ही कर लेते थे कि अब दोपहर हो गया, अब ये दिन छिपने वाला है, अब सूर्यास्त हो जाएगा, ये काम कर ले। आजकल तो सब कुछ है, सुविधा है। तो प्राचीन भारत में छोटी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। छोटी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? अंगुल या मुट्ठी का। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रा के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर में के ऐसे बहुत से भागों का मात्रा के रूप में उपयोग किया होता रहा है और आज भी कई जगह हो रहा है। पहले तो लगभग हर भाग का प्रयोग होता था और आज भी कई भागों का प्रयोग मात्रा के रूप में हो रहा है। तथापि प्रत्येक शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापों में उलझने आई होगी। हर किसी के शरीर में कोई भिन्नता, तो किसी की लंबाई छोटी, किसी की बड़ी, किसी के हाथ बड़े, किसी के छोटे, इसी प्रकार उंगलियों में फर्क होता है। शायद इसी कारण ही मापनों में फिर उलझने तो आनी थी। किसी ने कितने माप दे दिया, दूसरे ने मापा मेरे तो इतने हाथ है, उसने कहा मेरे तो इतने हाथ है, तो ये होगा। तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। एसआई मात्रक। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। पैमाना जो स्केल का आप यूज़ करते हो रेखाखंड खींचने के लिए, वही है। इसमें आपने ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर का पैमाना, तो आपने सभी के पास जो पैमाना, जो स्केल, जो फुटा कहते हैं होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर का। और प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर।
लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। मतलब थोड़ा मापना है सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा मापना है तो मीटर, और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने इस शहर से इस शहर की दूरी तय की तो उसको अपने मीटर में नहीं माप सकते। तब हमें कौन सा पैमाना, किलोमीटर, तब हमें कौन सा पैमाना यूज़ करते हैं, किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये आपको तीनों जो है याद होने चाहिए, ये है बहुत जगह काम आती हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसा मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। लंबाई की जो यथार्थ या परिशुद्ध माप कैसे होती है कि अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। बहुत प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर जहाँ अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए आपका फीता अधिक सुविधाजनक होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ मापनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही मात्रक का या चीज़ का या युक्ति का उपयोग करना पड़ता है। आप सेंटीमीटर की सहायता से दो शहरों के बीच की दूरी नहीं माप सकते। तो इसी तरह आपको अपनी ये सोच पर भी काम करता है। देखो लंबाइयाँ, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप 15 सेंटीमीटर वाले जो आपके पास पैमाना है उसका उपयोग काम में ले सकते हो। पेंसिल मापने के लिए ले सकते हो। मापी जाने वाली लंबाई के 29 पैमाना रखने की जो विधि है, ये देखो कि सीधा होना चाहिए। इसमें इसको कैसे रख लिया, टेढ़ा रख लिया, लेकिन सही युक्ति कौन सी है, ये वाली कि सीधा होना चाहिए। इसके बाद है कि लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित पैमान मतलब बातें, जो हमारी जो लंबाई जो माप रही हैं वो कितनी शुद्ध है, कितनी सही है, इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए कि चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। कुछ पैमानों के जो सिरे हैं वो टूटे हो सकते हैं, लेकिन इन पैमानों के शून्यांक आप स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से आप बच सकते हैं। शून्यांक स्पष्ट दिखाई तो पहले तो पैमाने की वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश सीधा रखना चाहिए, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि आपको मतलब जो गठित है उसके ऊपर वो स्पष्ट होना चाहिए, शून्य पर है वहीं से स्टार्टिंग से रखना चाहिए। यदि वो टूटा हुआ है या नहीं है, तो यदि आप 1 सेंटीमीटर से रख रहे हो, दूसरा इतना आया, दोनों को फिर कितना, इन दोनों को घटाकर ही जो लंबाई आएगी वही उसकी सही लंबाई होगी। टूटे किनारे वाले को आप बाहर निकाल दो, जैसे टूटा हुआ है इसको बाहर निकाल दो, 1 से रखो, 1 से रख के 14 पॉइंट कुछ आ रहा है तो फिर उसमें से इसको घटा दो। जैसे टूटा हुआ था इसको बाहर कर दिया तो 1 से रख दिया, फिर इसमें से इसको घटा दो। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, ये भी जरूरी है। अब ये देखो, ये दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में, ये स्केल है, इसके बीच वाली भाग को पढ़ना है। कोई इधर से पढ़ रहा है टेढ़ी दिशा से, तो उसको 1 या 2 यहाँ से इधर की ओर दिखाई देंगे। इधर से देखेगा तो उसको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन बिल्कुल सीधा देखेगा तो बी वाले को ही वह पाठ्यांक सही दिखाई देगा। टेढ़ा देखने पर वह सही दिखाई नहीं देगा। इसके बाद क्रियाकलाप है 3। तो अपने सहपाठी की ऊंचाई अपने पहले वाली शीटों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। और इसके लिए देखो ऊंचाई किसने मापी, वाली शीट में किसने मापी, फिर सेंटीमीटर में किसने मापी। तो दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए और उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब उस पर वाली शीट की सहायता से लंबाई मापिए और फिर मीटर पैमाने से। इसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों की आप लंबाई माप के इस सारणी को भर सकते हो। विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा वो भरा गया क्योंकि वाली शीट की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे के समीप होते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, सम एज होते हैं और वैसे भी लंबाई में कम ज़्यादा सेंटीमीटर का, इंचों का ही फर्क होता है।
तो इसके बाद देखो कि किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। कि हमें किस चीज़ की लंबाई मापनी है, ये हमारे दिमाग पर या हमारी सोच पर काम करता है कि हम उसकी लंबाई किस पैमाने से माप सकते हैं। तो वक्र रेखा की लंबाई हम किस से माप सकते हैं? धागे का प्रयोग करके माप सकते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 4 दे रखा है कि वक्र रेखा एवी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए और इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए और इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए और दूसरे हाथ से धागे को और थोड़े भाग को वक्र के अनुदिश फैला दीजिए। इस वक्र प्रक्रिया को दोहराते हुए आप बिंदु बी तक पहुंच जाएंगे और धागे का जो भाग बी पर है वहां पर एक चिन्ह अंकित कर लीजिए। अब इसे मीटर पैमाने के अनुदिश फैला सकते हैं। एक धागा ले लिया, उसको ए पर रख दिया, जैसे ये बिंदु ए है इस पर रख दिया, फिर यहाँ से बिंदु बी पर, और जितना वक्र है उसके अकॉर्डिंग, यदि कम है तो थोड़ा सा उसको ऊपर खींच लो, ज़्यादा है तो छोड़ दो। अब इस रस्सी को अलग से आप मीटर पैमाने पर माप सकते हो। जैसे ये रहा, ऐसे इसके ऊपर धागा रखो, पहले यहाँ से रख कर पकड़ते हुए हाथों से धागा, जितना धागा होगा उसको सीधा करके आप माप सकते हो। हमने देखा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों और लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है शुद्ध मान के लिए। हमारे चारों ओर जो गतिशील वस्तुएं हैं उसके लिए क्रियाकलाप 5 है कि उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है और सूची 10.4 में बनाई है। तो देखो, आपके घर में एक उड़ती हुई चिड़िया गतिशील वस्तु है, मेज विराम वस्तु है, लेकिन घड़ी में सेकंड की जो सुई है वो क्या है? गतिशील वस्तु है। घड़ी क्या है? घड़ी तो विराम में है, लेकिन उसकी घड़ी में सेकंड की सुई क्या है? गतिशील वस्तु है। तो सूची में स्कूल का बस्ता क्या है? विराम में है। मच्छर गतिशील है, मेज विराम में है, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति विराम में है, इधर उधर जाते लोग गतिशील है। तो इस प्रकार आप आसानी से इनकी सूची तैयार कर सकते हो कि कौन सी वस्तु विराम में है और कौन सी वस्तु गतिशील वस्तु है। गतिशील वस्तु का तात्पर्य मतलब जो गति कर रही है, और विराम का तात्पर्य जो एक ही जगह पर स्थिर है। तो आप यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में? आप इसे आसानी से सुनिश्चित कर सकते हो। आपने ये देखा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आप जबकि मेज उसी स्थान पर है, इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। आइए हम किसी चींटी को गति को ध्यान से देखते हैं। तो क्रियाकलाप 6 में देखो, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो और इस स्थान के निकट कागज की क्या करो, एक बड़ी शीट फैलाकर उसमें चीनी रख दो। तो चींटियाँ इस चीनी को आकर्षित होगी और शीघ्र ही क्या होगी, सारी चींटियाँ उसके ऊपर रेंगती हुई दिखाई देगी। किसी एक चींटी के लिए कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे चिन्ह अंकित कर दे। जैसे जैसे यह ऐसे करके तो अंकित कर दिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती हुई जाए तो आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, कागज की शीट पर इधर उधर हिलाकर इस पर चिन्ह और चींटियां हटा दीजिए और उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया है उनको तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति को दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसने आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के पश्चात समय अंतराल के बाद चींटी ने कहाँ कहाँ गति की है को दर्शाता है। तो गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? ऐसा ही होता है। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन, बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा? तो ये तो उस टाइम की बात है कि पंखा चल रहा है या पंखा बंद है। लेकिन पंखा चल रहा है चाहे बंद है, लेकिन पंखा तो है अपनी जगह पर ही, वही बात। तो ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रही। क्या आप इनके किसी भी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियों में गति होती है, घड़ी की सुइयों में गति होती है। क्या इनकी गति चींटियां या रेलगाड़ी की गति जैसी है? नहीं है। इनकी जो गतियां हैं वो एक निश्चित स्थान के चारों तरफ इर्द गिर्द होती है। तो इसके बाद कौन कौन सी गतियों के प्रकार हैं देखते हैं। कि सीधी सड़क पर वाहन की गति, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया है। तो ये गतियाँ कौन सी गति किस प्रकार में आती है? तो गतियों के प्रकार अपने करेंगे। ये देखो,
सरल रेखीय गति के ये उदाहरण है। जो सीधी रेखा में होती है उसे कहते हैं सरल रेखा। परेड में सीधी रेखा में चलते हैं, सड़क पर जो वाहन है वो भी एक सीधी रेखा में चलते हैं। तो ये कौन सी गति होगी? सरल रेखीय गति। इसमें देखो, इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो किसके अनुदिश? सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। किसके अनुदिश गति करती है? सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। तो क्रियाकलाप 7 है कि एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए, अपने हाथ से इतनी तेजी से घुमाइए कि पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। पत्थर कौन से पक्ष के अनुदिश गति कर रहा है? अपने हाथ में है, पंखा है, बंधा हुआ है, ऐसे घूम रहा है। तो ये कौन सी गति है? वर्तीय पथी। एक बेल है, उसको किसी जोत रखा है, इसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये कौन सी गति है? वर्तुल गति या वर्तीय गति, जो अपने एक ही स्थान पर चारों तरफ घूमती है, उसे कौन सी गति कहते हैं? वर्तीय गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सुइयों की गति, ये सारी जो गतियां हैं ये किसके अंतर्गत आती है? वर्तुल गति या वर्तीय गति के अंतर्गत आती है। बिजली का पंखा या घड़ी समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन इनकी जो पंखुड़ियां हैं या सुइयां हैं वो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ही गति करती है, ऐसे घूमती रहती है एक निश्चित स्थान पर। तो ये कौन सी गति है? वर्तुल गति कहलाती है। सरल रेखीय गति जो सीधी रेखा में है, और वर्तुल गति जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ है। वो जो यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है? क्या वो जो कि यह बात समझने में सहायता करते हैं? तो देखो कि पत्थर को अपने हाथ चारों तरफ घुमाते हैं, वो एक समान गति है, क्योंकि अपने हाथ में वो रस्सी है और अपने हाथ को स्थिर रखते हुए ऐसे ही हिलाते हुए घुमाते हैं। रस्सी तो उतनी ही है, बड़ी छोटी तो नहीं है। तो फिर पत्थर की जो गति है अपने हाथ से, वो क्या है? हमेशा समान है। इसके बाद देखो, एक होती है आवर्त गति। आवर्त जो गति होती है, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर अपने कोई पत्थर या कुछ भी ले रखा है, बांध रखा है। इस पत्थर को अधिकतम दूरी तक, यहाँ तक इसके बराबर, जहाँ से बांधा है उसके बराबर तक ले जाकर छोड़ दिया, तो फिर ये ऐसे ऐसे गति ही करता रहेगा। इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर तो यहाँ पे तो धरती है या किसी से बांधा है, तो इसकी जो गति होगी वो अधिकतम इतनी ही होती रहेगी, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ये वाली जो गति होती है ये कौन सी गति होती है? ये गति आती है किसके अंतर्गत? आवर्त गति के अंतर्गत। ये गति किसके अंतर्गत आती है? आवर्त गति के अंतर्गत। तो आपने कितनी गतियां पढ़ी? 3 गतियां पढ़ी। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति। आवर्त गति में घड़ी के पेंडुलम की या कोई पत्थर बांधकर छोड़ने की गति, ये इसके अंतर्गत आती है। तो हमने लुढ़कती, घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा भी की, और हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और इस अध्याय में गति के कितने प्रकार आपको बताए गए? 3 प्रकार बताए गए, सरल रेखीय गति, आवर्त गति और वर्तुल गति। तीनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी या तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी पर पारित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी जो उदाहरण हैं हमारे चारों ओर एक स्थानों पर मिलते हैं। ये सारे जो उदाहरण हैं किसके अंतर्गत आते हैं? गतियों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? गतियों के अंतर्गत आते हैं। इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना जरूरी है। और गति के मतलब इसको मापने के लिए एसआई मात्रक हैं। एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का मीटर है। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तीय दिशा में होने वाली गति को वर्तुल कहते हैं। और एक निश्चित समय अंतराल में जो गति दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं।
तो ये जो आपका पार्ट था वो पूरा हुआ। धन्यवाद।